मैत्री इंडिया चैनल के सारे ही दर्शकों को तथा उनके माध्यम से भारत का संविधान जिन्हें भारत के सार्वभौम लोग कहता है उन लोगों को साधुवाद, मंगल कामना, विनम्र अभिवादन और सप्रेम जय भीम। आज हम बात करने वाले हैं, आज का विषय है विजनरी माननीय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का नव भारत का विजन, या दूसरे शब्दों में स्वप्नदृष्टा माननीय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का नए भारत का सपना। जब से उन्होंने सपना देखने की शुरुआत की, नए भारत के निर्माण के बारे में सोचने लग गए, शायद उस समय उनके मन में यह भावना रही होगी कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए कारवा बनता गया। सपना एक व्यक्ति का होता है, विचार एक व्यक्ति का होता है, और जब उस विचार को समाज के सामने रखा जाता है, लोगों के सामने रखा जाता है, और जब उसको लोग स्वीकारते हैं तो वह लोगों का सपना हो जाता है और कारवा बनते जाता है, कारवा आगे बढ़ता जाता है। और यह कारवां डॉक्टर आम्बेडकर के जीवन में इस सपने को पूरा करने के लिए चल पड़ा। जो कारवां था वह कारवां बनते बनते भारत के लोगों का कारवां बन गया, भारत का कारवां बन गया। और यह मंजिल केवल उनकी मंजिल नहीं रही, यह केवल उनकी पीढ़ी की भी मंजिल नहीं रही, यह आने वाले पीढ़ियों की भी मंजिल बन गई। क्योंकि भारत के संबंध में कहा जाता है कि इंडिया इज़ मेकिंग, भारत है परंतु भारत गढ़ा जा रहा है, भारत बनाया जा रहा है। उस भारत के निर्माण की, जिस भारत का सपना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था, उस भारत के निर्माण की प्रक्रिया अभी तक शुरू है। वी आर इंडिया बट वी आर इंडिया इन द मेकिंग। हम भारत हैं परंतु भारत हम गढ़ रहे हैं, नया भारत बना रहे हैं, जो भारत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत है। और कारवां मंजिल की ओर पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही रहेगा जब तक मंजिल नहीं मिलती। भारत, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत जब तक साकार नहीं होता तब तक यह कारवां बढ़ता ही जाएगा, यह कारवां आगे बढ़ रहा है। कैसा है ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत, और ये कैसे एक व्यक्ति का सपना सारे भारत का सपना कैसे बन गया, इस सारी प्रक्रिया को हम जानने समझने का प्रयास करना चाहते हैं, करने का प्रयास हम लोग करेंगे। आरंभ में विजन, जैसे मैंने कहा है, एक व्यक्ति का विजन था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का विजन था, भीमराव रामजी अम्बेडकर का विजन था। शायद उस समय जब सपना देख रहे थे वो बाबा साहब भी नहीं बने थे। बाबा साहब हम लोगों ने उनको उपाधि दी, बाबा साहब हम उनको कहते हैं। शायद उनको यह बाबा साहब कहना पसंद न भी हो सकता था उस समय, परंतु हमने उन्हें बड़े सम्मान से, बड़े प्यार से, बड़े श्रद्धा से बाबा साहब ये उपाधि दी, और पीढ़ियों से यह उपाधि, इस उपाधि से हम उनको संबोधित करते आ रहे हैं। जिसने नए भारत का सपना देखा था, अपना सपना देखा था, वह जन्म से अछूत था, जन्म से अछूत था। अछूत क्या होता है? अछूत की पीड़ा क्या होती है, उसकी व्यथा क्या होती है, वेदना क्या होती है, उसकी दासता, उसकी गुलामी क्या होती है, उसका उत्पीड़न क्या होता है, उस पर होने वाले अन्याय अत्याचार कैसे होते हैं, एक केवल अछूत ही जान सकता है। जो अछूत नहीं है या जो अछूत नहीं था, वो अछूतों की पीड़ा को समझ नहीं पाता। इसको हम ऐतिहासिक उत्पीड़न कहते हैं, जो आज भी हम भुगत रहे हैं, आज भी उस उत्पीड़न से मुक्त नहीं हो गए हैं। भारत स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र भारत
के लोगों ने स्वतंत्र भारत का संविधान निर्माण किया। संविधान ने इस उत्पीड़न से मुक्ति दिलवाने के लिए अनुच्छेद 17 संविधान में रखा, फिर भी इस उत्पीड़न से पीड़ित लोगों की मुक्ति अभी तक संभव नहीं हुई है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नए भारत का जो सपना देखा था, जिस भारत में सारे ही पूर्वाश्रम के अछूतों की अछूतपन से मुक्ति होने वाली थी, वह अभी तक पूरा नहीं हुआ। इसीलिए आज भी यह पीड़ा, यह कसक, यह व्यथा, यह वेदना हम भुगत रहे हैं और यह पीढ़ियों से चला आ रहा है। डॉक्टर अंबेडकर के पहले भी कई पीढ़ियाँ हो गई, डॉक्टर अंबेडकर के बाद भी कई पीढ़ियाँ हो गई और भी शायद कई पीढ़ियों तक यह दुख, यह दर्द, यह व्यथा, यह वेदना हमें भुगतनी पड़ेगी। इसका यथार्थ चित्रण यदि समझना है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के शब्दों में समझना है, इसका यथार्थ चित्रण कम से कम पढ़ना है, तो मैं ये चाहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ना चाहिए। हिंदी में भी यह उपलब्ध है और अब भी मराठी में भी इसका अनुवाद उपलब्ध है। किसी भी भाषा में आप यह पढ़ सकते हैं। वहाँ पर सही अर्थों में अछूत की पीड़ा, व्यथा, वेदना को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने व्यक्त किया है। और पहली बार वह एक भाषण था, जात पात तोड़क मंडल के लिए किया गया था, तैयार किया गया था। उनको वो भाषण ऐसा लगा कि शायद समुदाय में, समाज में इससे विस्फोट हो सकता है, समाज इसको पसंद नहीं करेगा, इसलिए वह उसको बदलने के लिए कहा गया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि इसका एक शब्द में मैं बदलना नहीं चाहूँगा। उस भाषण में भी उन्होंने लिखा था कि हिंदुओं के मंच से हिंदुओं को संबोधित किया जाने वाला शायद मेरा यह अंतिम भाषण होगा। इसके बाद मैं हिंदुओं के मन से हिंदुओं को कभी भी संबोधित नहीं करूँगा। तो यह एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आप पढ़ सकते हैं। और इसलिए जो धर्म व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था का दास हैं, वही इस वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के विरुद्ध, धर्म व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह कर सकता है, ऐसी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की मान्यता थी। विद्रोह कौन करेगा? जो व्यवस्था से पीड़ित हैं, जो व्यवस्था से दुखी हैं, जो व्यवस्था का भुक्तभोगी हैं, जो व्यवस्था का बलि हैं। और इसीलिए इस विद्रोह को जगाने के लिए, इस विद्रोह की चिंगारी को हवा देने के लिए, यह विद्रोह की चेतना, भावना सारे ही लोगों तक पहुंचाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर एक मंत्र देते हैं। मंत्र है, टेल द स्लेव दैट शी इज़ अ स्लेव। मैंने ही के जगह पर शी शब्द का प्रयोग यहाँ जानबूझकर किया है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के सपनों के भारत में लिंग भाव समानता है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के सपनों के भारत में लिंग भाव समानता है। और उस लिंग भाव समानता का आदर कहते हुए, उस सिद्धांत को स्वीकार करते हुए मैं ही के जगह शी शब्द का प्रयोग करता हूँ। टेल द स्लेव, क्योंकि शी में ही भी है, शी में ही भी है, इसीलिए मैं इस शब्द का प्रयोग करता हूँ। टेल द स्लेव दैट शी इज ए स्लेव एंड शी विल रिहोल्ड। यह विद्रोह गुलामों की मुक्ति के लिए विद्रोह है, परंतु साथ ही यह विद्रोह गुलामों को गुलाम बनाने वाली मानसिकता से मुक्ति के लिए भी है। जो गुलामों को गुलाम बनाते हैं वह भी एक विशिष्ट मानसिकता से ग्रसित है। जब गुलाम मुक्त होता है तो केवल गुलाम गुलामी से मुक्त नहीं होता, उसको गुलाम बनाने वाली मानसिकता धारण करने वाला व्यक्ति भी उस मानसिकता से मुक्त होता है। और इसीलिए इसमें दोनों की मुक्ति है, इसमें सारे भारत की मुक्ति है, इसमें सारे समाज की मुक्ति है। जहाँ जहाँ पर इस प्रकार का भेदभाव था,
या है, जहाँ जहाँ पर इस प्रकार की एक समुदाय दूसरे समुदाय पर वर्ण श्रेष्ठता के नाते, रंग भेद के नाते, जाति भेद के नाते, वर्ण व्यवस्था के चलते जब एक समुदाय दूसरे समुदाय पर अपना प्रभुत्व जमाता है, उसको गुलाम बनाने का प्रयास करता है, तो वहाँ गुलाम विद्रोह करते हैं। अमेरिका में ब्लैक ने विद्रोह किया। अमेरिका में जो संघर्ष आज भी चालू है, और इसीलिए ट्रम्प के समय में आंदोलन हुआ ब्लैक लाइव्स मैटर। मैं आज भी उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब यह कहा जाएगा कि दलित लाइव्स मैटर, दलितों का भी जीवन महत्वपूर्ण है। जब इस प्रकार का आंदोलन भारत में चलेगा तब मैं यह मानूंगा कि भारत वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था से मुक्ति की ओर प्रयास कर रहा है, चल रहा है। और इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जो सिद्धांत था वह केवल गुलामों को मुक्त करने वाला भारत नहीं चाहते थे, दूसरों को गुलाम करने वाली मानसिकता से ग्रस्त व्यक्ति की मुक्तता का भी उसमें आशय था। और इस प्रकार से डॉक्टर आम्बेडकर का विजन था समाज परिवर्तन का, देश परिवर्तन का, व्यवस्था परिवर्तन का, नए भारत के परिवर्तन का। और इसी को हम कहते हैं व्यवस्थाओं में परिवर्तन, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन, राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन। और यह सारे परिवर्तन के चलते जो नया समाज निर्माण होने की संकल्पना डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने की थी, वही उनके नए भारत का विजन था। विजन देखा उन्होंने 1919 में, विजन का आगाज़ किया 1919 में, और उनका विजन अंतिम चरण पर पहुंचा संविधान के निर्माण के पश्चात। और फिर भी जब उनको लगा कि संविधान उनके विजन को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है, तब उन्होंने अंततः बुद्ध धम्म में अपने आप को समर्पित किया। तो यह है विजन के अचीवमेंट के उनके प्रयास। तो समय के साथ साथ यह विजन बन जाता है पहले तो उनके लोगों का, जो उनको मानते हैं, जो उनके दर्शन को मानते हैं, जो उनके फिलॉसफी को मानते हैं, इसको स्वीकार करने वाले के लोगों का विजन बन जाता है। जो धर्म व्यवस्था के गुलाम हैं, वर्ण व्यवस्था के गुलाम हैं, जाति व्यवस्था के गुलाम हैं, और इस गुलामी से मुक्ति चाहते हैं। केवल गुलामों का विजन नहीं है, गुलामों से मुक्ति चाहने वालों का विजन है ये। गुलामों से मुक्ति चाहने वाले लोगों का विजन है। इसीलिए तो बताना पड़ता है गुलामों को तो गुलाम है। शायद गुलाम को एहसास ही नहीं होता कि वो गुलाम है, इसीलिए तो हजारों साल से भुगत रहे हैं ना। आज भी इस समाज में ऐसे लोग हैं जिनको एहसास नहीं है कि वह गुलाम है। विशेष तौर पर पुरुष सत्ता की गुलाम महिलाओं को सही अर्थों में क्या एहसास है कि वो गुलाम है, पुरुष सत्ता की गुलाम है, धर्म की गुलाम है, वर्ण व्यवस्था की गुलाम है, जाति व्यवस्था की गुलाम है। आज भी अपने जाति का गर्व लोग करते हैं, तो उनको एहसास है कि जाति गुलामी का प्रतीक है। जाति व्यवस्था ने बहुसंख्य लोगों पर एक प्रकार की जातिगत दास्ता आरोपित की है, और इसीलिए डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं टेल द स्लेव दैट ही इज अ स्लेव, शी इज अ स्लेव। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाओं में जो शोषित हैं, वह वंचित हैं, जो पीड़ित हैं, यह उनका विजन बन गया पहले, क्योंकि वह अपनी मुक्ति की चाह रखते थे। जब इसका एहसास होता है कि यह विजन सबके मुक्ति का है, तो यह विजन सारे भारत का विजन बन जाता है, सारे भारतीयों का विजन बन जाता है। और इसीलिए केवल सारे भारतीयों का नहीं, इसीलिए भारत के संविधान को मानव के मुक्ति का संविधान कहा जाता है, केवल भारतीयों के मुक्ति का नहीं। यह विजन सारे ही भारतीयों का बन गया।
यह विजन आरंभ में बीज रूप में था। विस्तार होते 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 इस बीज रूप ने बोधि वृक्ष का रूप धारण कर लिया। सारे ही लोगों के कल्याण का विजन, सारे ही लोगों के मुक्ति का विजन, सारे ही लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करने वाला विजन, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित नव भारत के निर्माण का विजन आगे बढ़ते बढ़ते बोधि वृक्ष बन गया और सारे ही भारतीयों का विजन बन गया। समय के साथ साथ यह विजन परिष्कृत होता गया, जो आरंभ में बीज रूप में था, परिष्कृत होता गया। शुरू में डॉक्टर आम्बेडकर का विजन था कि भाई मैं दलित समाज का हूँ, मैं अछूत हूँ, तो इस अछूतपन से मुझे मुक्ति मिले। इतना ही विजन सीमित हो सकता है शुरू में, क्योंकि कितना देख सकता है आदमी, देखने की सीमा होती है। परंतु जैसे 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 विजन विस्तारित हो जाता है, वैसे सपना भी विस्तारित हो जाता है, सपने का भी विस्तार होता है। और फिर व्यक्ति की मुक्ति से, शोषित पीड़ित दलित समाज की मुक्ति से यह विजन मानव मुक्ति का विजन बन जाता है और इसीलिए इस विजन का विस्तार होते जाता है। यह विजन ऐसा विजन है जो केवल डॉक्टर आम्बेडकर के जीवंत रहने तक सीमित नहीं था। यह विजन केवल उनकी पीढ़ी तक सीमित नहीं था। यह विजन आने वाली पीढ़ियों का भी विजन बन जाता है, बन गया है, क्योंकि डॉक्टर आम्बेडकर का नया भारत जो उन्होंने सोचा था, शायद उसकी निर्मित एक पीढ़ी में संभव नहीं थी, शायद 2-4 पीढ़ियों में संभव नहीं थी। और इसीलिए इस विजन को जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की उद्देशिका के रूप में लोगों के सामने रखा, तो पीढ़ियों ने संकल्प किया, पीढ़ी ने नहीं, कि इस विजन को साकार करने का हम संकल्प करते हैं। तो इसीलिए यह विजन चिरंतन बन गया, यह विजन चिरायु बन गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने केवल विजन नहीं दिया, उस विजन को व्यवहार रूप में साकार करने के लिए, उस विजन को वास्तव रूप में साकार करने के लिए एक यंत्रणा भी स्थापित की, संविधान के माध्यम से यह यंत्रणा भी स्थापित की। और इसीलिए विजन को सिद्ध करने के प्रयास पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे हैं। विजनरी ने केवल विजन नहीं दिया, वह विजन कैसे साकार हो इसका पथ प्रदर्शन किया और उसके लिए एक यंत्रणा भी प्रस्तुत की, यह घोषित करते हुए कि हम राष्ट्र हैं, परंतु हम राष्ट्र बन रहे हैं। वी आर ए नेशन, बट वी आर ए नेशन इन द मेकिंग। वी आर बीइंग, बट वी आर बिकमिंग ऑल्सो। और यह विजन है बनने का, यह विजन है बनाने का भी। हम है परंतु हम बदल रहे हैं, हम है परंतु हम अपने आप को गढ़ रहे हैं। हम कल जो थे वो आज नहीं है, आज जो है वो कल नहीं होंगे, परंतु कल और अधिक हो इसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं। और यही विजन का मायना है, यही विजन की मान्यता है। और इसीलिए व्यक्ति से आरंभ होकर यह सारे भारतीयों का विजन बन गया, यह चिरंतन चिरायु विजन बन गया। और यह विजन सिर्फ एक पीढ़ी तक सीमित नहीं था, आने वाली पीढ़ियों का भी यह विजन बन गया। आइए इसको हम जानने का, समझने का प्रयास करते हैं और यह कैसे विकसित होता गया इस प्रक्रिया को भी जानते हैं। मंजिल की ओर प्रस्थान, मंजिल की ओर पहला कदम 1916, जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कोलंबिया विद्यापीठ में पढ़ रहे थे, कोलंबिया विद्यापीठ में पढ़ रहे थे डॉक्टर बाबा साहब। विदेशी विद्यापीठों में पढ़ने का अवसर जो डॉक्टर आम्बेडकर को मिला, तो उससे उनका विजन और परिष्कृत हो गया। तो पहला कदम की बात कर रहे हैं हम, 1916 की बात कर रहे हैं, जब डॉक्टर आम्बेडकर कोलंबिया विद्यापीठ में पढ़ने गए थे अमेरिका में। और यह कोलंबिया विद्यापीठ में प्रवेश
उनके जीवन की बड़ी महत्वपूर्ण घटना रही है। उनके जीवन को आकार देने के लिए, उनके जीवन को साकार करने के लिए इस घटना का बड़ा ही महत्व। विजन वास्ट होता है। दुनिया जैसे हम देखते हैं तो हमारा विजन, अपना विचार, अपने अपना दृष्टिकोण अधिक परिष्कृत होते जाता है। इस समय पढ़ते हुए उन्होंने एक पेपर प्रस्तुत किया जिसको बड़ा ही विचार प्रक्षोभक पेपर कहा जाता है, थॉट प्रोवोकिंग पेपर। पेपर का शीर्षक था कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। यह पेपर उन्होंने, यह प्रलेख उन्होंने डॉक्टर ए गोल्डनवाइजर्स एंथ्रोपोलॉजी सेमिनार में प्रस्तुत किया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इन्होंने 1916 में प्रस्तुत किया। इसमें ये पेपर का शीर्षक है कास्ट इन भारत में जातियाँ। भारत में जातियाँ, उनका उद्गम, उनका विकास और उनकी कार्यप्रणाली। भारत में जाति, कार्यप्रणाली, उद्गम और विकास। तो इस प्रकार का पेपर था। बड़ा ही विचार प्रक्षोभक पेपर माना गया। क्यों विचार प्रक्षोभक था? इसलिए विचार प्रक्षोभक था कि अब तक 1916 तक जाति और जाति व्यवस्था के संबंध में जो भी विचारधारा थी उसके विपरीत, उसके अलग जाति के उद्गम का, विकास का एक नया सिद्धांत, नई थियरी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने उस समय प्रस्तुत की। और नई थियरी प्रस्तुत करने, प्रस्तापित थियरियों को नकारते हुए, प्रस्तापित सिद्धांतों को नकारते हुए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने एक नई थियरी दी और इसीलिए इसको विचार प्रक्षोभक पेपर कहा जाता है। क्योंकि अब तक जो प्रस्तापित सिद्धांत थे वो ब्राह्मणी व्यवस्था द्वारा रखे गए थे, ब्राह्मणों द्वारा रखे गए थे, और उसी प्रकार से जो देशी विदेशी स्कॉलर्स थे उनके द्वारा रखे गए थे। वेदों का जो अध्ययन वगैरह वगैरह उन्होंने किया था। डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा कि भाई यह जाति व्यवस्था कैसे अस्तित्व में, ही डिफाइंस कास्ट एज ए एनक्लोज्ड क्लास। जाति क्या है? जाति यह बंदिस्त वर्ग है। जाति क्या है? यह बंदिस्त वर्ग है, फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोगामी। एंडोगामी मतलब जाति अंतर्गत विवाह के माध्यम से, जाति अंतर्गत ही विवाह होना चाहिए। इस प्रतिबंध के द्वारा जाति व्यवस्था को बंदिस्त किया गया और उसने एक वर्ग का रूप धारण किया। एंडोगामी, इमिटेशन एंड एक्सकम्युनिकेशन। जाति को संगठित करने के लिए 3 सूत्र डॉक्टर आम्बेडकर ने रखे कि इन 3 सूत्रों की वजह से जाति संगठित हुई। एक एंडोगामी, जाति अंतर्गत विवाह, दूसरा इमिटेशन, अपने ही लोगों के व्यवहारों का, आचरण का, मूल्यों का अनुकरण करना, और इसके बाहर यदि कोई व्यवहार करता है तो उसको जाति बहिष्कृत करना, उसको एक्सकम्युनिकेशन करना, जाति बहिष्कृत करना। ऐसा सिद्धांत उन्होंने रखा और ये सिद्धांत रखकर उन्होंने यह प्रस्तापित किया कि जाति व्यवस्था मानव निर्मित है, जाति व्यवस्था अन्याय की प्रतीक है, निचली जातियों पर अन्याय करने वाली है और यह बदली जा सकती है। जो भी मानव निर्मित है, जो भी अन्यायी व्यवस्था है, वह बदली जा सकती है। और फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उभरते हुए दार्शनिक की ये घोषणा थी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उभरते हुए दार्शनिक की घोषणा थी। उभरते हुए दार्शनिक का धर्म व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के विरुद्ध यह विद्रोह की घोषणा थी। यह कोई केवल बौद्धिक एक्सरसाइज नहीं था, इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं था। इसके पीछे दुख था, दर्द था, व्यथा थी, वेदना थी। असमानता के विरुद्ध समानता के प्रस्तापित करने का संकल्प था। प्रस्तापितों के विरुद्ध विस्थापितों के आंदोलन की, संघर्ष की, विद्रोह की
घोषणा थी। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का विश्वास था कि थॉट विदाउट एक्शन इज इम्पोर्टेंट, थॉट विदाउट एक्शन इज इम्पोर्टेंट। विचार तो रख दिया, सिद्धांत तो रख दिया, परंतु डॉक्टर आम्बेडकर मानते थे कि यदि यह सिद्धांत कृति में नहीं आया तो यह नपुंसक हो जाएगा। ऐसा सिद्धांत किस काम का जिस पर हम कृति नहीं करेंगे, और फिर कृति करने की जिम्मेदारी भी बहुत बार सिद्धांत प्रस्थापित करने वाले पर आती हैं, दर्शन बताने वाले पर आती हैं। या तो उसको स्वयं कृति करनी पड़ती हैं या उसको ऐसे सहकारी की मदद लेनी पड़ती हैं जो उस पर कृति करे। कार्ल मार्क्स के बारे में कहा जाता है कि लेनिन यदि साथ में नहीं होता तो शायद समासाम्यवाद का सिद्धांत दुनिया में प्रस्थापित नहीं होता, प्रचारित नहीं होता, प्रचलित भी नहीं होता, किताबों में ही रह जाता था। वैसे एक उदाहरण दिया जाता है गैरिबाल्डी और मैज़िनी का। गैरिबाल्डी इटाली का था, उन्होंने जो सिद्धांत रखा मैज़िनी ने उसको प्रचारित प्रचलित किया, परंतु बाबा साहब आम्बेडकर के साथ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था, ऐसा कोई समाज नहीं था, तो उनको स्वयं अपने विचारों को, अपने दर्शन को कृति में लाने के लिए अगला कदम उठाना पड़ा। और कृति की पहल डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने की साउथ बोरो समिति के समक्ष साक्ष्य देकर 1919 में। 1916 में सिद्धांत रखा, पढ़ाई चालू थी, पढ़ाई करते हुए भारत आना पड़ा, स्कॉलरशिप समाप्त हो गई या और कारण आना पड़ा। और फिर जब साउथ बोरो समिति भारत में आई तब साउथ बोरो समिति के समक्ष उन्होंने साक्ष्य दी, और साक्ष्य में क्या कहा कि हम मनुष्य हैं, हम भारतीय हैं, और मनुष्य होने के नाते स्वतंत्रता का अधिकार हमको भी है। और यदि स्वतंत्रता का अधिकार के प्रतीक वोटिंग राइट है, वोटिंग राइट किसको है? जो स्वतंत्र है उसको है, तो हमें भी यह वोटिंग राइट मिलना चाहिए, हमें भी इस मत का अधिकार हमें भी मिलना चाहिए, हमें भी सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए। हमारे नाम पर कोई और प्रतिनिधित्व करे, हमारे नाम पर कोई और प्रतिनिधित्व करे हमारा, यह हमें मान्य नहीं है। हम मनुष्य हैं, मनुष्य की तरह प्रतिष्ठा से जीना चाहते हैं, हमें भी उस प्रकार का अवसर मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, हमें पहले मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी स्थिति क्या है यह आपने समय, जो सबसे नीचे है उसका पहला अधिकार होता है मुक्ति के लिए। और इसीलिए उन्होंने अपनी स्थिति रखी, अपनी मांग रखी और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग रखी। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व इसलिए क्योंकि हम अपने ही प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं। यदि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व न हो तो हम अपने प्रतिनिधि चुन नहीं सकेंगे। सत्ता में भागीदारी, समानता का एहसास, समानता के लिए सत्ता में भागीदारी, सत्ता के लिए सत्ता में भागीदारी नहीं, समानता के लिए सत्ता में भागीदारी। उस समय दो प्रकार की विचारधाराएं थी, रिफॉर्म या रिवोल्यूशन। कुछ लोग थे जो रिफॉर्म की बात करते थे, कुछ लोग थे जो रिफॉर्म की बात करते थे, परंतु डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा रिफॉर्म का मतलब होता है, सुधार का मतलब होता है व्यवस्था कायम रहते हुए, व्यवस्था में निहित घटकों के संबंध कायम रखते हुए, यदि जो शोषित है, पीड़ित है, उनको कुछ, उनकी स्थिति में कुछ सुधार किया जाता है तो। परंतु डॉक्टर आम्बेडकर बात करते थे हक की। डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा इट इज़ आवर राइट एंड वी आर फाइटिंग फॉर राइट, राइट टू लिव विथ इक्वलिटी, राइट टू लिव विथ डिग्निटी। और यह हमारा राइट है। और राइट यदि प्राप्त करना है, हक यदि प्राप्त करना है, तो एक सूत्र और भी है कि राइट्स आर नेवर ग्रांटेड। हक कभी भी दिए नहीं जाते हैं। जिनको हक प्राप्त नहीं है उनको हक छीनना पड़ता है। राइट्स आर नेवर ग्रांटेड, दे आर टू बी स्नैच्ड, वो छीन लेने पड़ते हैं।
और उसके लिए विद्रोह करना पड़ता है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, उसके लिए रिवॉल्यूशन करना पड़ता है। तो डॉक्टर आम्बेडकर रिवॉल्यूशनरी थे। काय के लिए? मुक्ति के लिए। किसकी मुक्ति के लिए? जो सबसे नीचे है उसकी मुक्ति के लिए। क्यों? क्योंकि उसकी मुक्ति में ही सारे लोगों की मुक्ति है, इसीलिए देयरफॉर डॉक्टर आम्बेडकर को रिवॉल्यूशनरी कहा जाता है, रिफॉर्मिस्ट नहीं। रिफॉर्मिस्ट नहीं। महाराष्ट्र में उस समय रिफॉर्मिस्ट की भी परंपरा थी। हो सकता है गांधी जी को भी रिफॉर्मिस्ट हम कह सकते हैं, इसीलिए गांधी और आम्बेडकर की तुलना करते समय एक रिफॉर्मिस्ट हो सकता है या नहीं, इस पर विवाद हो सकता है। परंतु बाबा साहब आम्बेडकर कभी भी रिफॉर्मिस्ट नहीं थे, क्योंकि उनको व्यवस्था में सुधार नहीं करना था, भारत को बदलना था। भारत को बदलना था। और जब तक जो बेस हैं, जो बुनियाद हैं, वो नहीं हिलती, वो नहीं बदलती, तब तक ऊपर कुछ नहीं बदलेगा ना। ऊपर के परिवर्तन से बुनियाद नहीं बदलती, और इसीलिए बुनियादी परिवर्तन की बात डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं। व्यवस्था परिवर्तन की बात डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं, और नई व्यवस्था के संबंध में कहते हैं वी वांट इक्वेलिटी, वी वांट इक्वेलिटी, वी वांट राइट टू लिव, वी वांट राइट टू लिव विथ इक्वेलिटी, वी वांट राइट टू लिव विथ डिग्निटी। इसका अगला कदम दोनों साथ साथ चल रहे। विजन परिष्कृत होता रहा, विजन परिष्कृत होता रहा, और विजन को अचीव करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर एक एक कदम बढ़ाते रहे। थॉट एंड एक्शन साथ साथ चल रहे हैं अभी, केवल थॉट नहीं, थॉट एंड एक्शन साथ साथ चलते रहे। और फिर एक अगला पड़ाव आता है महाड़ का सत्याग्रह का। अगला पड़ाव आता है आम महाड़ के सत्याग्रह का। अत्यंत क्रांतिकारी कदम था ये, अत्यंत क्रांतिकारी कदम था। भारत के 5000 वर्ष के इतिहास में शायद ही किसी ने समाज परिवर्तन के लिए, हिंदू समुदाय को जड़ों से हिलाने के लिए इतना क्रांतिकारी कदम शायद ही किसी ने उठाया हो, महाड़ का सत्याग्रह। और वो कहते हैं थॉट विदाउट एक्शन इज़ इम्पोर्टेंट, और इसीलिए उसको फिर से कृतरूप देते। डॉक्टर आम्बेडकर घोषित करते हैं कि भारत के इतिहास में इस प्रकार की महाड़ की परिषद जो 25, 26, 27 दिसंबर 1927 को आयोजित की थी, इसके पहले कभी भी आयोजित नहीं की गई भारत में। यदि तुलना ही करनी है तो इस परिषद की तुलना फ्रांस के वर्साय में लोगों द्वारा आयोजित परिषद से की जा सकती है। वो परिषद क्या थी? वह परिषद थी मानव मुक्ति का घोषणा पत्र घोषित करने के लिए थी, मानवाधिकारों का घोषणा पत्र घोषित करने के लिए थी। और यह परिषद डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं कि भारत के समाज में, विशेष तौर पर हिंदू समाज में समानता की स्थापना के लिए आयोजित परिषद है। यह नींव का पत्थर रख रहे हैं हम। कौन सी नींव? नए समाज के निर्माण की नींव, नए राष्ट्र के समाज की नींव, जिसमें समानता होगी, स्वतंत्रता होगी, बंधुता थी। Ours is a moment which aims at not only removing our own disabilities but also as bringing about a social revolution. डॉक्टर आम्बेडकर के शब्द है, हमारा यह आंदोलन, हमारा यह संघर्ष, हमारा यह विद्रोह केवल अपनी निर्योग्यताओं को, कहाँ से आई ये निर्योग्यताएं? यह निर्योग्यताएं आई जाति व्यवस्था से।
यह निर्योग्यता आई वर्ण व्यवस्था से। हम केवल इसके लिए यह संघर्ष नहीं कर रहे हैं, बट ऑल्सो एज ब्रिंगिंग अबाउट ए सोशल रिवोल्यूशन दैट विल रिमूव ऑल मैन मेड बैरियर्स ऑफ कास्ट। जाति व्यवस्था मानव निर्मित है और यह जाति व्यवस्था ने जो मानव के मुक्ति पर प्रतिबंध लगाया है, इस प्रतिबंध से हम मानव को मुक्त करने के लिए यह सामाजिक क्रांति की घोषणा कर रहे हैं। बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल टू राइज द हाईएस्ट पोजीशन। प्रत्येक व्यक्ति को अवसर की समानता मिलनी चाहिए। अपनी बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक क्षमता के आधार पर इस समाज में अपना स्थान निर्माण करे, अपने लिए प्रतिष्ठित जीवन का यापन करे और साथ ही अपने भाइयों को, अपने समाज के, अपने राष्ट्र के योगदान में निर्माण दे। इसके लिए हम अवसर की समानता के सिद्धांत के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मेकिंग नो डिस्टिंक्शन बिटवीन मैन एंड मैन सो फार एज सिविल राइट्स आर कंसर्न। नागरिक हकों की जहाँ तक बात है, हम मनुष्य और मनुष्य में कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहते हैं। तो नया समाज कैसा हो?